Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो भी स्टूडेंट्स इग्नू से एमए कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम MSO 001 यानी कि सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाली दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे उसको मैं दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करूँगी। तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे आपने हिंदी में ले रखा हो या इंग्लिश में ले रखा हो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आने वाले टाइम में मैं MSO 001 के और भी न्यू वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आऊँगी ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। सो नाउ गाइस, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर हमें आइजिया बर्लिन का जो पर्सपेक्टिव है लिबर्टी एंड फ्रीडम पे उसको पूरा एग्जामिन करना है। लेकिन यहाँ पे जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि हमें इसकी आलोचनात्मक जांच करनी है, यानी कि इसे हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है। आंसर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। तो अगर आप अपना MSO 001 के जो चैप्टर वाइज नोट्स होते हैं अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं या फिर आप अपना MSO 001 का जो गेस्ट पेपर है उसको परचेज करना चाहते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, गेस्ट पेपर के अंदर आपको अराउंड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आगे फर्दर डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो आइजा बर्लिन कौन है तो मैं आपको बता देती हूँ। ही वॉज अ फेमस 20th सेंचुरी पॉलिटिकल फिलोसोफर हु डिस्कस द मीनिंग ऑफ लिबर्टी इन हिज एसे टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो केवल इतनी है, जो आपकी इनका जो ऐसे है जिसका नाम है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। तो देखो गाइस, उन्होंने ना दो टाइप की लिबर्टी की बात की है। पहले मैं आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ, फिर हम आगे आंसर पे चलेंगे। दो टाइप की लिबर्टी यानी कि एक नेगेटिव और एक आपकी पॉजिटिव लिबर्टी होती है ना, नकारात्मक और आपकी सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। अब जो आपकी पॉजिटिव लिबर्टी है इसका मतलब क्या होता है कि अपने फैसलों को खुद लेना और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की जो आज़ादी है वो हमारी पॉजिटिव लिबर्टी में आती है। एंड जो आपकी नेगेटिव लिबर्टी होती है उसका मतलब होता है दूसरों के नियंत्रण या दखल से आज़ादी। ठीक है, दूसरों के नियंत्रण या दखल से आज़ादी आपका नकारात्मक स्वतंत्रता में आ जाता है। अगर हम बात करें बर्लिन की तो वो कहते हैं कि भाई लाइफ में ना ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों ज़रूरी है, क्योंकि अगर पॉजिटिव लिबर्टी का गलत इस्तेमाल हो तो यह असली स्वतंत्रता को कमज़ोर कर सकती है। तो पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी यानी कि अपने निर्णय खुद से लेना। अभी आगे आपको ये और अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगी, तो वीडियो में आगे बने रहना। आप चाहो तो हमारे वीडियोज़ में से भी अपने खुद के भी शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। तो उन्होंने स्वतंत्रता के दो मुख्य प्रकारों के बारे में बात की है। उनका विश्लेषण व्यक्ति और राज्य के संबंधों को समझने में आधुनिक विचारों की नींव बनता है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले नेगेटिव लिबर्टी को समझेंगे। नेगेटिव का मतलब होता है कि दूसरों के हस्तक्षेप से आज़ादी, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। सो अ पर्सन शुड बी फ्री टू एक्ट विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम अदर्स और द गवर्नमेंट। तो व्यक्ति को बिना बाधा अपने निर्णय लेने और कार्य करने की जो है आज़ादी होना। यह प्रश्न का उत्तर देती है मुझे नियंत्रण से मुक्त रहने के लिए कितना क्षेत्र मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की, रिलीजन की, तो ये सारे के सारे नेगेटिव लिबर्टी के ही एग्जाम्पल्स हैं, बिकॉज दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंस। ठीक है, तो गाइज ध्यान दो कि आपका जो भी आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म की जो स्वतंत्रता है, वो सब आपका किस में आता है? नकारात्मक स्वतंत्रता में आता है, क्योंकि वो व्यक्ति को राज्य के नियंत्रण से बचाता है। ठीक है, आंसर्स काफ़ी इजी लैंग्वेज में है। अगर आपको समझ और अच्छे तरीके से समझना है तो आप ना एक कॉपी एंड पेन लेके बैठा करो ताकि आप उसको ना नोट डाउन कर सको एक अपनी भाषा में। तो जब हम किसी भी चीज़ को नोट डाउन करते हैं तो वो हमारे दिमाग में और ज़्यादा अच्छे तरीके से जाती है। तो बर्लिन का मानना था कि नकारात्मक स्वतंत्रता उदार लोकतंत्र की नींव है। आज के समय में जो लिबरल डेमोक्रेसीज है वहाँ पे उसका जो एक नींव जो हम कह सकते हैं फाउंडेशन आपकी नकारात्मक स्वतंत्रता है, क्योंकि यह राज्य की शक्ति को सीमित करती है और व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करती है। आज के समय में लोकतंत्र में जो व्यक्ति होता है, ठीक है, इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना आपका नेगेटिव लिबर्टी में आता है। स्टेट का इंटरफेरेंस इसमें हमें जीरो देखने के लिए मिलता है।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे पॉजिटिव लिबर्टी की। तो पॉजिटिव लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू बी वंस ओन मास्टर, खुद का मालिक, खुद का स्वयं का स्वामी बनना, टू कंट्रोल वंस लाइफ एंड फुलफिल वंस पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन हमारा शासन करेगा, ठीक है, और मुझ पर वो कितना शासन करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, हेल्प इंडिविजुअल्स रियलाइज देयर पोटेंशियल। अगर आज मुझे एजुकेशन मुझे सरकार फ्री में दे रही है, मुझे हेल्थ फैसिलिटीज सरकार दे रही है, मुझे नौकरी सरकार दे रही है, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव लिबर्टी में आई, क्योंकि यहाँ पे सरकार मेरे पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, इससे मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा। तो बर्लिन वॉन्ट दैट पॉजिटिव लिबर्टी कैन बिकम डेंजरस व्हेन रूलर्स क्लेम टू नो द ट्रू विल ऑफ द पीपल एंड इम्पोज इट फोर्सिबली। तो कभी कभी जो रूलर्स हैं वो क्या करते हैं, इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और हम देख चुके हैं हिस्ट्री में कि जब हिटलर का शासन आया तो इस तरीके के शासन आ सकता है। तो बर्लिन ने स्वतंत्रता के दो प्रकारों को स्पष्ट रूप से अलग किया, जिससे व्यक्ति और राज्य के बीच संतुलन समझने में मदद मिलती है। उन्होंने व्यक्तिवाद और बहुलवाद का समर्थन किया और कहा कि अच्छे जीवन की कोई एक परिभाषा सब पर लागू नहीं की जा सकती। ठीक है, नो सिंगल आइडिया ऑफ गुड लाइफ शुड डोमिनेट ऑल। आलोचकों की बात करेंगे तो क्योंकि हमारे आंसर में हमें आलोचना ही करनी थी, तो देखो आलोचना पे चलते हैं गाइस। ओके, so critics say that his idea of negative liberty is too narrow and ignores social and economic inequalities। उनका जो आइडिया नेगेटिव लिबर्टी वाला है ना, वो जो असमानताएं हैं उन्हें नजरअंदाज करता है। थिंकर्स लाइक टी.एच. ग्रीन एंड अमर्त्य सेन आर्ग्यू दैट रियल फ्रीडम आल्सो रिक्वायर कैपेबिलिटी एंड इक्वालिटी, नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ कंट्रोल। यानी कि सरकार बस कह दे कि मैं तुम पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, उतना काफी नहीं होता है, और वास्तविक स्वतंत्रता के लिए और भी चीज़ें होती हैं जिसमें व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाना और देश में समानता का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बर्लिन की जो थ्योरी है वो हमें एक बैलेंस अंडरस्टैंडिंग देती है फ्रीडम के बारे में। इट रिमाइंड्स अस दैट लिबर्टी इज नॉट ओनली अबाउट बीइंग लेफ्ट अलोन, ठीक है, बल्कि इसके अंदर एक्ट करने की जो पावर है, ठीक है, कार्य करने की क्षमता भी इम्पॉर्टेंट है। इन टूडेज डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ट्रू फ्रीडम लाइज इन बैलेंसिंग नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे प्रश्न पे, जो कि आपका एथनिसिटी यानी कि जो आपका जातीयता निर्जातीयता है उसका क्या मतलब होता है, पहले आप ये समझ लो। तो देखो, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है कि ऐसे लोगों का समूह जिनकी संस्कृति है ना, उनकी भाषा हो गई, उनकी परंपराएं होती हैं। तो जब लोगों की ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक जैसी होती है ना, तो वो उनकी एथनिसिटी है। जिन भी लोगों की ये सारी चीज़ें सेम है तो वो एक ही एथनिक बैकग्राउंड के माने जाएंगे। क्वेश्चन में फिर आपसे पूछा गया है कि भाई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो अप्रोच है एथनिसिटी को समझने की, आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। सो इसके अनुसार क्या होता है कि जातीयता हमेशा प्राकृतिक नहीं होती है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच क्या कहती है कि जो एथनिसिटी है इज नॉट ऑलवेज नेचुरल। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये अप्रोच क्या कहती है दोस्तों, एथनिसिटी इज नॉट ऑलवेज नेचुरल। एथनिसिटी हमेशा नेचुरल नहीं होती है, ठीक है। और अगर नेचुरल नहीं होती है तो कैसे बनती है ये, तो कई बार जो नेता होते हैं, लोगों के जो समूह होते हैं, वो आर्थिक फायदे का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को ग्रुप बना देते हैं लोगों के। नाउ लेट्स कम टू द आंसर, जो हमें लिखना है अपने एग्जाम में, किस तरीके से हम उसको लिखेंगे। So the term ethnicity refers to the sense of belonging to a particular cultural group that shares common traits such as language, religion, customs, traditions and ancestry। तो ये सारी चीज़ों में जब आपका जुड़ाव होता है, तो ये किसी समूह की सामूहिक पहचान को दर्शाती है और बहुसांस्कृतिक समाज में एक समूह को दूसरे से अलग करने का माध्यम भी बनती है, ठीक है। तो क्या देती है गाइज, हमें ये कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रदान करती है। Ethnicity is not only a cultural concept but also a social and political construct। तो ये केवल और केवल आपकी सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है, सामाजिक और राजनीतिक निर्माण भी है। एथनिसिटी के मतलब को समझेंगे तो एथनिसिटी involves the shared sense of belonging that arises from common origin।
अब मेरे अंदर दूसरे व्यक्तियों के प्रति जुड़ाव इसलिए आएगा क्योंकि मैं उनको अपने साथ मतलब जुड़ा हुआ एक कॉमन ओरिजिन का मानती हूँ कि ये जहाँ से मैं आई हूँ, ये भी इनकी उत्पत्ति भी वहीं से हुई है, हमारा जो एंसेस्टर्स है वो सेम है, तो हम उनके साथ एक सॉलिडैरिटी में रहना पसंद करते हैं। अब हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच को समझेंगे तो ये कहता है कि एथनिसिटी फिक्स्ड नहीं होती है और ये आपकी नेशनल आइडेंटिटी भी नहीं होती है, ठीक है, बल्कि इसका जो उपयोग है वो अभिजात वर्ग करते हैं अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। ये जो अप्रोच है ये कब आई थी, तो गाइज 1960 से 70s के बीच में ये अप्रोच आई थी, ठीक है। तो जिसमें इसने बताया कि एथनिसिटी आपकी नेचुरल नहीं होती बल्कि वो बाद में बनती है। क्या क्या इसके की आइडियाज हैं उनको समझेंगे, जैसे कि एथनिसिटी को एज अ मीन समझा जाता है, लक्ष्य नहीं। तो एथनिसिटी इज यूज इंस्ट्रूमेंटली टू गेन पावर, रिसोर्सेज और रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे ये अप्रोच ये बताती है कि लोग एथनिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं आज के समय में पावर को गेन करने के लिए, ठीक है, रिसोर्सेज को गेन करने के लिए, कि अरे ये तो आदिवासियों का है या कोई भी लैंड है, तो किसी भी रिसोर्स को अपने अंडर करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, एथनिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर्स और इलीट्स मोबिलाइज एथनिक आइडेंटिटी टू यूनाइट पीपल एंड गेन पॉलिटिकल एडवांटेज, ठीक है। तो राजनीतिक जो नेता होते हैं या जो हमारा अभिजात वर्ग है वो इसको लोगों को एकजुट करने के लिए इस्तेमाल करता है ना। देखा है ना कई जगह पे ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो दंगे करते हैं, तो उसमें ना कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ बड़े लोग होते हैं जो उनको एकजुट करने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। एथनिक आइडेंटिटी चेंजेस विद द टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट, तो समय के साथ ये बदल जाती है, ये परमानेंट नहीं होती। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑफन स्ट्रगल्स ओवर रिसोर्सेज, जॉब्स एंड रिप्रेजेंटेशन रेदर देन कल्चरल डिफरेंसेस। तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा पर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो अप्रोच है वो कहते हैं कि हमें ना प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल सांस्कृतिक मतभेदों पर। प्रमुख विद्वानों और उनके उदाहरणों को समझेंगे तो कुछ यहाँ पे आपको देने हैं, इनको आप मार्क कर सकते हो। फ्रेडरिक बार्थ, एबनर कोहेन एंड पॉल ब्रास, ये जो है हमारे इस अप्रोच से, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच से जुड़े हुए हैं। पॉल ब्रास ने एक्सप्लेन किया है दैट एथनिक आइडेंटिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड बाय द इलीट। तो जो हमारा अभिजात वर्ग है ना वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया एथनिक और कास्ट आइडेंटिटीज आर ऑफन एम्फेसाइज्ड ड्यूरिंग इलेक्शंस टू गेन पॉलिटिकल सपोर्ट। तो भारत में चुनावों के दौरान जाति और निर्जातीयता पहचानों को राजनीतिक समर्थन पाने के लिए अक्सर उभारा जाता है, ठीक है गाइस। सो अब हम यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं, इसकी आलोचना में आप बताएंगे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच की आलोचना की जाती है कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच ने जो हमारे एथनिक ग्रुप्स हैं, जो हमारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके इमोशनल और जो कल्चरल अटैचमेंट है उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया है। ये उसके मतलब एक आपकी वो बन जाती है, क्रिटिसिज्म में आप इसको लिख सकते हैं। एंड यह मान लेता है कि निर्जातीयता हमेशा प्रयोजित होती है जो हर स्थिति में सही नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है ना कि इसको मैनिपुलेट किया जाता है हमेशा। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच यही कह रही है कि अभिजात वर्ग और जो इलीट ग्रुप्स हैं वो क्या कर रहे हैं गाइस, मैनिपुलेट कर रहे हैं एथनिसिटी को। तो ये कह रहा है कि ये इसके आलोचना में है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। फाइनली आप बस कंक्लूजन में बता देंगे कि जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच है ये प्रोवाइड करती है रियलिस्ट एंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथनिसिटी in modern society. It helps explain how ethnic identities are used as powerful tools in politics and social movement. तो ये हमें पूरा समझ में आ चुका है। अगर एक बार मैं आप लोगों को पूरा आंसर का जो एक फॉर्मेट है वो समझा देती हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है काफ़ी लंबा आंसर हो गया है तो बच्चों को शायद से कुछ कन्फ्यूजन भी रहा होगा। तो पहले ना व्हाट इज एथनिसिटी एंड इसकी अप्रोच बतानी थी, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच बतानी थी, जो कि मैंने आपको इन शॉर्ट बताया था कि इसमें आप बताओगे दैट ये कहता है कि एथनिसिटी इज नॉट ऑलवेज नेचुरल, ठीक है। फिर आपने एथनिसिटी का एक पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि इस टर्म का आखिर क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग पूरा बताया। फिर आपने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच के बारे में उसके कुछ की आइडियाज जो कि आपको यहाँ पे मैंने 4 दिए हैं, आप इसमें से एनी 3 भी कर सकते हो, ठीक है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आप पढ़ सकते हो। फिर आपने स्कॉलर्स के बारे में बताना है कि कौन कौन से स्कॉलर्स हैं जो इस अप्रोच से जुड़े हुए हैं आपके, और फिर इसका क्रिटिसिज्म भी आप बताएंगे। एंड फाइनली आप एक कंक्लूजन लिख देंगे
तो इस तरीके से आपका जो पूरा आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में ना आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हो। तो जब भी मेरे न्यू वीडियोस आएंगे तो उसके बारे में अपडेट्स और इग्नू से जुड़े हुए जो भी अपडेट्स है ना, वो मैं वहाँ पर ही आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बिकॉज इग्नू से आपके पास कोई भी मैसेजेस नहीं आते हैं कब क्या होने वाला है। तो जब आप कहीं पे जुड़ जाते हो किसी के साथ तो आपको और बच्चों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन समय पे मिलती है।